नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। तो हम लोगों ने व्याख्या तो देख ही ली है और मीराबाई जी का जीवन परिचय भी देख लिया है और पहला और दूसरा प्रश्न भी कर लिया है। अब तीसरा प्रश्न है, मीरा की काव्य भाषा पर एक निबंध लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मीराबाई जी की काव्य जो भाषा है उसमें कई भाषाएं सम्मिलित होती हैं, इसीलिए यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मीरा के काव्य में इतनी अधिक विविधता जुड़ी है कि मीरा से संबंधित किसी भी पहलू पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाषा संबंध में विचार करने में भी हमें वह समस्या दिखाई पड़ती है। मीराबाई की रचनाओं की भाषा को लेकर भी पर्याप्त मतभेद रहे हैं। इस मतभेद का मुख्य कारण इन पदों के प्रामाणिक रूप की अनुपलब्धता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब वो 1504 ईस्वी में जन्मी और उस समय का तो इतने पुराने वर्ष का हमारे पास साक्ष्य या कुछ पुस्तक वैसे प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और जो मिलता भी है तो वे जैसे किसी के पास कोई पुस्तक बची, ठीक है, तो वह हो सकता है कि अपना कुछ उसमें ऐड कर दिया हो। ठीक है, तो ऐसे करके एक प्रामाणिक हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। ठीक है, अन्य मध्यकालीन संत कवियों की ही भांति मीरा के पद में भी हमें या तो मौखिक परंपरा से प्राप्त हुए हैं अथवा हस्तलिखित प्रतियों से। प्रतियों की शुद्धता सदैव संदिग्ध मानी गई है। इन प्रतियों में पर्याप्त भाषिक वैविध्य दृष्टिगत होता है। काल के लंबे अंतराल में संग्रहित इन पदों पर संकलनकर्ता की निश्चित ही छाप पड़ी है, अतः उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी हुए हैं। मीरा ने इन अलग अलग भाषाओं में अपने अपने काव्य का सृजन किया है। मीरा के जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि ये कुछ दिनों तक गुजरात में रही थी। ब्रज से उन्हें 5-6 वर्ष का संबंध था और राजस्थान में तो इनका जन्म हुआ था। सब संभवतः कुछ काल तक ये पंजाब में भी रही हों। ठीक है, तो इनकी भाषा जैसे इनके काव्य में ब्रज, राजस्थान, पंजाबी, ठीक है, तो गुजराती, ये सब भाषा देखने को मिलती हैं। तो वही है, क्योंकि देखिए गुजरात में इन्होंने कुछ दिनों तक रुका है और राजस्थान में तो जन्म हुआ है और ब्रज से भी इनका कुछ संबंध रहा है। अतः मीरा की एक निश्चित भाषा कौन थी, इस पर विचार करना कठिन है। इसी मतभेद का परिणाम है कि भिन्न भिन्न संकलनकर्ता संपादक आज मीरा के प्रचलित पदों के आधार पर उन्हें अनेक भाषाओं की कवित्री घोषित कर बैठते हैं। मीराबाई के मूल पद स्पष्ट है कि मुख्य रूप से राजस्थानी में ही रहे होंगे। इसी आधार पर परशुराम चतुर्वेदी, मैंने जीवन परिचय में आप लोगों को बताया था कि मीराबाई की पदावली नाम से इन्होंने 1932 ईस्वी में मीरा के पदों का संकलन किया था। तो ये बताते हैं कि इनके मीराबाई के पदों में मुख्यतः 4 बोलियों का प्रयोग दिखता है, जो कि है राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा व पंजाबी। ठीक है, अब इन सभी के उदाहरण ये मैंने आपको दिए हैं, तो आप लोग ऐसे हेडिंग करके उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे ब्रजभाषा, ठीक है, तो ब्रजभाषा का उदाहरण है, सखी मेरी नींद नसानी हो, प्यूको पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो। ठीक है, तो ये ब्रजभाषा, इस पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज राजस्थानी की बात की जाए तो राजस्थानी में जैसे अड़ा, ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो हेरी महादरद दिवाणी, मारा दरद न जाण्या कोय, घायल की गत घायल जाण्या, हिवड़ो अंगड़ सजोए। ठीक है, तो ये राजस्थानी हो जाएगी। अब यदि पंजाबी की बात की जाए तो औदा जावंदा नजर न आवे, अजब तमाशा इसदानी। ठीक है, तो ये पंजाबी का भी इन्होंने प्रयोग किया है। गुजराती की बात की जाए तो मुखड़ानी माया लागी रे मोहन प्यारा, मुखई में ज्यूं तारूं, सब जग थयूं खारूं। ठीक है, तो ये गुजराती है। ठीक है, देखिए ये सभी याद करना संभव तो नहीं है, पर जैसे आपको ब्रज का, राजस्थानी का और पंजाबी का ये सरल है, आप ये याद कर सकते हैं। और गुजराती में ऐसे ही लिख सकते हैं कि इनके पदों में गुजराती भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। दरअसल मीराबाई के पद अपनी संपूर्णता में इन अलग अलग बोलियों में नहीं रचे गए, अपितु मुख्य रूप से उनके पद ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में ही हैं। अन्य भाषाओं का केवल मिश्रण यहाँ दृष्टिगत होता है। कहीं कहीं अवधी का भी मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे
हमरे सहरे लागिल कैसे छूटे। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने एक पद में प्रयुक्त किया है। तो ये अवधी भाषा यहाँ पे झलकती है। मीरा की काव्य भाषा पर विचार करने पर उनकी भाषा में निम्न गुण प्रकट होते हैं। भाषा की प्रवाहात्मकता। भाषा में प्रवाह का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस भाषा में प्रवाह का अभाव है उसकी भावात्मकता प्रायः कुंठित हो जाती है। मीरा को संगीत का काफ़ी ज्ञान था, इसलिए इन्होंने शब्दों का चयन संगीतमय लय को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया। यही कारण है कि इनकी भाषा में अबाध प्रवाह की धाराएं सर्वत्र तरंगित हैं। दूसरा है भाव प्रवणता। मीरा के काव्य में अपार अम्बुनिधि मिलता है। ठीक, खजाना एक तरह से कहते हैं अम्बुनिधि। ठीक है, जल। इसका कारण यह है कि मीरा मूलतः भक्त थी, प्रेम पीर में दीवानी। काव्य इनका साधन था, साध्य नहीं। साध्य मतलब लक्ष्य। ठीक है, इसलिए इनके प्रत्येक शब्द से इनका सरस, दयायुक्त और भाव हृदय बोलता है। जैसे हेरी महादर्दे दीवानी महारा दर्द न जाण्या कोय, घायल की गत घायल जाण्या हेवड़ो अंगर सजोय। तो यहाँ वे अपने भावों का गीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से स्पष्ट करती हैं। फिर अगला है संगीतात्मकता। संगीतात्मकता मीरा की भाषा की प्रमुख विशेषता है। संगीत अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मीरा को कहीं तो शब्दों का लोपयुक्त प्रयोग करना पड़ा, शब्दों को विकृत करना पड़ा, और कहीं कहीं एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग भी करना पड़ा। ठीक है, जब आप लय या छंद का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं पे आपको शब्द चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सभी मीरा ने किया। फिर अगला है मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। मीरा के काव्य में कहीं कहीं मुहावरे तथा लोकोक्तियां भी सहज ही रूप में नजर आ जाती हैं। इनके प्रयोग से काव्य भाषा में लोक प्रभाव की क्षमता बढ़ती है। मीरा जी के पद में भी मुहावरों एवं लोकोक्तियां दिख जाती हैं। उदाहरण, घायल की घत घायल जाण्या। ठीक है, तो एक मुहावरा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मीरा की काव्य भाषा में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो कि एक काव्य भाषा के लिए अपरिहार्य होने चाहिए। शायद इसी वजह से ही मीरा के पद आज भी लोगों की जुबान पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस प्रश्न का भी उत्तर आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब जो आगे के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं वे हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।